गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ये हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लास होगी इंग्लिश की। बेसिक जो हैं बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, तो आपको देखना है और समझना है। देखिए, हम बात करते हैं आज इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो सभी को पता है कि आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, लैंग्वेज की तरह पढ़ते हो। अब बात आती है कि लैंग्वेज जो है वो कैसे बनती है। लैंग्वेज को हिंदी में जिसे आप कहते हो भाषा। अब आपने पढ़ा है कि भाषा एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। भाषा जो बनती है वो बनती है किससे? साउंड से। अब बात आती है कि साउंड जो है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, रिप्रेजेंट करे, यानी कि कुछ उसका मीनिंग निकले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, क्या कहेंगे इसको? इसको सर साउंड कहेंगे। बोलोगे कि ए या फिर आ, तो ये अपने आप में एक साउंड को डिनोट करने वाला लेटर है। ऐसा नहीं है कि सर हर साउंड ही लैंग्वेज होती है। अगर हम ये बात करें तो इस तरह की कोई साउंड है, उसकी कोई किसी प्रकार को वो रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए वो लैंग्वेज नहीं बनाई। अब बात करते हैं आगे कि ये जो है हर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इन सिंबल्स को ही एक नाम दिया जाता है, लेटर्स। कितने ये होते हैं? 26। इन 26 लेटर्स को जब बाइफरकेट करते हैं तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है वॉवल और एक होता है कॉन्सोनेंट। जो वोवल होते हैं हमारे इन 26 में से पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी के जो हमारे बच गए बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बात आती है कि साउंड। देखिए भाई, जब वोवल की हम साउंड की बात करते हैं तो जब इनको साउंड के तरीके से देखा जाए तो वोवल की साउंड 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट की साउंड 24 होती हैं। अब बात आती है कि सर ये समझ नहीं आया कि वोवल तो 5 होते हैं, आप साउंड 20 बता रहे हो। देखिए, इसको आपने बोला प्योर, इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला सेंट। तो यहां पर देखिए, ये जो लेटर है हमारे पास सी, ये किसकी साउंड निकाल रहा है? ए की। लेकिन यहां पर वही है, ये क्या साउंड निकाल रहा है? एस की। तो यही साउंड है, यानी कि वोवल साउंड जो है वो 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं वो 24 होती हैं। आई गॉट इट? देखिए, अब आगे देखिए दोस्तों। अब बात आती है कि जब इन लेटर्स को हम असेंबल करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास जैसे हमने एक लिया सी, ए और टी, ये हमारे पास क्या है? तीन। ये हैं लेटर्स। अब इनको हम असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास
क्या बनकर आएगा, सी ए टी, ये क्या बन गया, इसका एक मीनिंग निकलता है। जब इन लेटर्स को हम इकट्ठा करते हैं और उनका कोई मीनिंग निकलता है तो वो कहा जाता है वर्ड। ये जो है तीन हमारे पास जो लेटर्स लिए, हमने एक वर्ड बनाया कैट, आप कहोगे सर इसका अर्थ निकलता है। हमने एक वर्ड बनाया एक्ट, इसका भी एक अर्थ निकलता है। अगर हम इसको लिखें CTA, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकला? आप कहोगे सर नहीं, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसका जब मीनिंग नहीं निकलता तो हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। अब बात आपसे पूछी जाए कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है वो एक वर्ड है? क्या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सॉरी, लेटर्स वर्ड है? अब देखिए, इसका आंसर यस या नो में देने से पहले आप समझिए, यहां जो हमारा क्लियर हो चुका है, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन है तो वर्ड है, ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन है, वर्ड है, ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन है लेकिन वर्ड नहीं है। इस बात का मीनिंग ये है कि जब तक वो कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं होगा, जब तक वो कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं होगा, तब तक हम उसको वर्ड नहीं कह सकते। हैव यू गॉट इट? समझ में आ रही है? देखिए, अब हमारे सामने बातें आ गई एक वर्ड की। वर्ड जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ड जो होता है, हम जितनी भी बातें करते हैं, जो कुछ लिखते हैं, सारी की सारी चीजें वर्ड से रिलेटेड होती हैं। अब एक वर्ड का छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखिए जो बिल्कुल बेसिक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास आया एक वर्ड। वर्ड की जो बातें आपने देखी वो ये देखी हैं आपने कि एक वर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है। ये जो वर्ड है हर बार हर सेंटेंस के अंदर एक जैसा काम नहीं करता। देखिए, इसको फंक्शन के आधार पर हम देखेंगे। किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर। जब इनको फंक्शन के आधार पर हम देखते हैं तो ये अलग अलग तरीके से एक वर्ड फंक्शन कर सकता है, और उस फंक्शन को समझने के लिए हमें उसका रोल जो है अलग अलग वाक्य में वही हमें बताएगा कि एक वर्ड एक सेंटेंस में किस तरह से काम करता है। और फंक्शन के आधार पर एक वर्ड को कैटेगराइज किया गया है और उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक वर्ड की कैटेगरी को लेकर के, कि हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, ये उसके फंक्शन के आधार पर कहा जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल एरर है ये दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये क्या है, एक, ये अपने आप में एक मार्कर है, पेन है, यानी कि क्या काम करता है, लिखने का काम करता है। सपोज करिए कि आप किसी मुसीबत में हो और आपके पास ये पेन है,
आप अपने बचाव के लिए किसी दूसरे को इस पेन को क्या कर देते हो, इंसर्ट करते हो, यानी कि आपने अपने बचाव के लिए इस पेन को किस रूप में यूज किया, एक हथियार के रूप में यूज किया। तो अब वहां पर ये पेन का काम नहीं कर रहा, ये किसका काम कर रहा है, एक हथियार का काम कर रहा है। तो सेम बात एक वर्ड के ऊपर लागू होती है कि जो वर्ड होता है वो हर बार एक जैसा काम नहीं करता, एक वर्ड के अलग अलग एक फंक्शन होते हैं, और वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, और इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई भी वाक्य देखते हो, कोई वाक्य पढ़ते हो, चाहे पूरा का पूरा पैसेज भी अगर आप पढ़ोगे, देखोगे और उसके एक एक वर्ड का एनालिसिस करोगे, तो उसमें से आपको मिलेंगे कि हर वर्ड जो है वो इन 8 कैटेगरीज से बाहर नहीं होगा। इनके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होता है कि आर्टिकल। ये क्या है, आर्टिकल ये क्या है, ये बताएंगे आपको। आर्टिकल बड़े डिटेल से जब हम पढ़ेंगे कि ये इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्या बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगली हम बात, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, डिटेल से हम बाद में करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि नाउन अगर हम देखें तो नाउन क्या है। तो दोस्तों, नाउन जो है वो है हमारा नेमिंग वर्ड। क्या है, नेमिंग वर्ड, यानी कि इस दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है, वो अदर कॉन्सेप्ट है, वो अदर, उसको हम कह सकते हैं कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें नाम पता है या नहीं पता, वो एक अलग बात है, लेकिन हर दुनिया हर चीज़ का एक यहाँ पर क्या होता है, नाम होता है, और वो नाम ही क्या है, नाउन कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। ये वो वर्ड होता है जो एक नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये जे है इसकी साउंड नहीं बोली जाती, ये एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने का मतलब एडजेक्टिव जो है वो क्या है, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है, उसके बारे में कुछ भी बताता है। अगली जो बात आती है हमारी, वो आती है वर्ब की। तो वर्ब को देखिए, वर्ब जो है, वर्ब वर्ब जो है एक्शन वर्ड होता है। देखिए, इस टाइम जो कुछ भी आप या कभी भी कुछ भी काम करते हो,
वो सारे के सारे एक्शन हैं जो आप अपने इंटेंशन से करते हो। दो चीजें हैं वर्ब। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाना एक एक्शन है। तो जितने भी एक्शन है, आना जाना, चलना फिरना, नहाना धोना, उठना बैठना, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्शन है। और ऑल एक्शंस आर वर्ब। ये जितने भी एक्शन होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। लेकिन एक इस तरह का की भी वर्ब होती है जिसमें आपको कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पढ़ाना एक क्या है? एक्शन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं एक टीचर हूं, तो इसका मतलब यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहां क्या है? यहां स्टेट को बताया जा रहा है, स्टेट अवस्था को बताया जा रहा है। ये मेरी स्टेट है कि भाई मैं एक टीचर हूं। ये होता है हमारी वर्ब। अगली जो बात आती है हमारी, वो आती है एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब, एडवर्ब बेसिकली जो होती है वो तीन चीजों को क्वालिफाई करती है। इसको क्वालिफाई करती है ये एडवर्ब जो होती है, वो क्वालिफाई करती है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को। किसी भी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी और दूसरी एडवर्ब के बारे में, जो कुछ भी क्वालिफाई करेगा वो वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वो है कंजंक्शन। जो क्या होता है, जो है, इसको कहते हैं हम जॉइनिंग वर्ड। यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है। अभी उनके ऊपर हम आ रहे हैं कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। तो जॉइनिंग वर्ड होता है कंजंक्शन। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। देखिए, जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? प्रेपोजिशन जो है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ड। ये लिंक करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखी है, तो हम क्या कहेंगे? द बुक इज ऑन अ टेबल। अब यहां पर जो है, ये जो वर्ड है, ये क्या काम कर रहा है? ये लिंक करने का काम कर रहा है। किसको? भाई जो बुक है इसको, और टेबल जो है, इन दोनों को लिंक किसने किया? इस ऑन वर्ड ने किया। ऑन जो है वो क्या हुई? एक प्रपोजिशन होता है, एक लिंकिंग वर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। देखिए, आर की साउंड यहां पर नहीं बोली जाएगी। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है कि आप कभी कभी बड़े ध्यान से आप पढ़ाई कर रहे हो, या किसी भी काम में आप बिल्कुल मगन होकर के काम कर रहे हो, और एकदम से मान लीजिए ग्लास टूट जाए आपकी खिड़की का, आपके मुंह से एकदम से निकलता अरे, ओह। तो बेटा, इंटरजेक्शन जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो किसको डिनोट करते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, सडन फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने लिखा, ओह, वाओ, हे,
अलास, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको इंटजेक्शन कहा जाता है। स्पेशली अगर कहे कि सर वाव का मीनिंग क्या होता है, अलास का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये फीलिंग्स को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं। इसको डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं, फीलिंग्स को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो देखिए ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया है। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एक वर्ड, अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन करने वाला है वर्ड। तो कौन से फंक्शन करेगा, इन 8 में से कोई एक फंक्शन वो जरूर करेगा। तो ये बात थी हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की वर्ड की, कि आप लोगों ने क्या जाना, आपने देखा कि जब लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं और उसका एक मीनिंग निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक वर्ड कहलाता है। एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन करता है। तो वो कौन से फंक्शन करेगा, जो अभी आप लोगों को बताए हैं कि वो 8 जो हैं उनसे बाहर कोई भी वर्ड काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि देखिए अब अगली जो बात आती है कि हमने लिया एक वर्ड, हमने लिया एक वर्ड, और इस तरह से कहने का मतलब अभी तक हम किसको असेंबल कर रहे थे, लेटर्स को असेंबल कर रहे थे। लेटर्स को असेंबल करके हम क्या बनाया, हमने वर्ड बनाया था। लेकिन अब बात आती है, अगर वर्ड्स को हम इकट्ठा करें, वर्ड्स को असेंबल करें, तो क्या बनेगा। तो देखिए वर्ड्स को जब असेंबल करते हैं तो हमारे पास बनकर क्या आता है, एक होता है हमारा फ्रेज, एक होता है हमारा सेंटेंस, जो आप पढ़ते आए हो बहुत जगह पर। फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है, इस चीज को समझना है आप लोग। फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो आपने दो चीजें देखी हैं इसके अंदर, कि ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका है, वर्ड्स का है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। देखिए भाई कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है और मीनिंग भी है, लेकिन ये जो हमारा जो वर्ड है ना, यही यहां पर मैजिक करेगा कि ये विदाउट जो वर्ड है इसको समझना है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग। कि मीनिंग तो ये दे रहा है लेकिन सर विदाउट कंप्लीट है, यानी कि इनकम्प्लीट मीनिंग। अब इनकम्प्लीट मीनिंग कैसे, समझिए। जैसे मैंने कहा रिया एंड सिया, यहां पर हमारे पास एक वर्ड है, ये भी हमारे पास एक वर्ड है, और ये भी हमारे पास एक वर्ड है। जब ये वर्ड हैं तो बताइए आप लोगों को यहां पर क्या समझ आ रहा है और कितना समझ आ रहा है। आप कहोगे सर इसमें तो हमें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, कि रिया और सिया, लेकिन रिया और सिया क्या, ये हमें समझ नहीं आ रहा। कि रिया और सिया आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं, रिया और सिया कोई काम कर रही हैं, रिया या सिया आपस में झगड़ रही हैं। इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, लेकिन ये जितने वर्ड्स हैं इनका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। इट मीन्स यहाँ मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। तो देखिए इनकम्प्लीट मीनिंग है लेकिन मीनिंग है, यही हमारी फ्रेज की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, हमारी पहली जो बात थी वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमारी दूसरी बात जो आएगी वो ये है कि
देखिए भाई, ए फ्रेज डजंट हैव अ मेन वर्ब, कि जो फ्रेज होता है उसके पास मेन वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, यानी कि उसके पास कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होता। भी हमने वर्ब की बात की थी, वर्ब दो तरह की, या तो एक्शन वर्ड या स्टेट। तो फ्रेज के अंदर कोई भी आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी। ये दो बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेज के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा इन माई रूम। अब यहां पर देखिए वर्ड्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। कहोगे सर तीन क्या है, वर्ड्स हैं। क्या आपको इसमें कोई मीनिंग निकलता दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि सर मेरे रूम में, लेकिन रूम में क्या? मेरे रूम में कोई मीटिंग चल रही है, मेरे रूम में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, या मेरे रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा है। कोई भी बात हमें समझ यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग है। इसके अंदर देखिए दूसरी बात, कोई भी इसमें मेन वर्ब जो है वो नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, एक फ्रेज है। देखिए जब फ्रेज की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे तो फ्रेज की अपनी टाइप्स होती हैं। यहां तक बात समझ आई? अगली जो बात है वो हमारी है कि दूसरी बात कि सर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से और क्या बनता है, जो अभी हमने पढ़ा है, फ्रेज बनता है। फ्रेज की बातें हमने क्या बताई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है, और दूसरी बात कि इसके पास अपनी कोई क्या नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग मिले, कंप्लीट मीनिंग मिलेगा। दूसरी जो बात है, इसकी अपनी एक मेन वर्ब मिलेगी, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि अभी अभी हमने एक बात की है कि फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती, तो अगर हम मान लीजिए कि अगर वर्ब हटा देंगे मेन वर्ब, तो वो फ्रेज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं हो। तो दो बातें हमने देखी कि ये कॉम्बिनेशन होता है, किसके साथ होता है, मीनिंग के साथ होता है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंटेंस को लेकर के, कि आप कहोगे कि सर इनका जो अरेंजमेंट जो है वो क्या किसी भी वर्ड को इधर से उधर हम लगा दें? तो भाई ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अगर हम ये बात कहें, राहुल को उबाल कर पानी पिला दीजिए, आपने लिखा राहुल को उबाल कर पानी पिला दीजिए।
कि राहुल को सर मारना नहीं है। उबाल कर पानी कौन पीता है? उबाल कर ठंडा करके गुनगुना करके पानी पीते हैं, चलो मान लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ अरेंजमेंट समझनी। भाई उबाला राहुल को जा रहा है या उबाला पानी को जा रहा है, यही अरेंजमेंट आप लोगों को समझनी है। ये अरेंजमेंट अगर यहां ले आए हम और इसको यहां कर दें तो थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट जो है ये ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह हम सेंटेंस को जब देखते हैं तो उसके अरेंजमेंट को समझना जरूरी है। तो इसके लिए दो बातें हमने सेंटेंस को बताई हैं कि एक तो मीनिंग कंप्लीट होता है, अरेंजमेंट होता है, और इसकी अपनी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। अब देखिए, जब हम इस अरेंजमेंट की बात करते हैं एक सेंटेंस की, तो सेंटेंस की अरेंजमेंट को लेकर जो है बात, वो एक कॉमन सी बात है। वो कॉमन सी बात है हमारे पास कि एक सेंटेंस को हम एक सब्जेक्ट देंगे, एक वर्ब देंगे, और एक उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये एक बेसिक सा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का। अब इनकी बात करते हैं हम। सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट जो है वो होता है डूअर, जिसको आप क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो, कर्ता, के काम को करने वाला। देखिए यहाँ वर्ब को समझिए, अभी अभी मैंने दो बातें बताई थी कि एक होता है एक्शन और एक होता है स्टेट। उसके अलावा जब वर्ब को आप देखोगे, जब आप वर्ब को देखोगे तो इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कौन सी दो कैटेगरी में? इसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब को अभी अभी हमने बताया है कि या तो इसमें कोई क्या रहेगा, एक्शन रहेगा, या फिर कोई स्टेट रहेगी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, यानी कि ये हेल्प करती है। किसकी हेल्प करेगी बेटा? मेन वर्ब की हेल्प करती है। इसलिए मेन वर्ब का होना एक सेंटेंस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेन वर्ब कभी कभी ये कह सकती है हेल्पिंग वर्ब से कि मैं अपने आप अपना जो मीनिंग है वो कन्वे कर सकती हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि एक अकेली मेन वर्ब आ जाए या फिर उसको हेल्प लेनी पड़ जाए। वो किस लिए हेल्प लेती है ये भी आप लोगों को धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की हेल्प क्यों लेती है। जब वो अपने आप में मेन है, वो कहती है कभी कभी कि नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है। तो वर्ब को हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब को आपने क्या समझा, या तो कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर काम करता है तो जो रिसीवर होता है, यानी कि उसका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ जाता है, वो आगे प्रोसीड होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। अब समस्या यहाँ क्या आती है कि हमने एक बात देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है। तो क्या वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है? बेटा इसी चीज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आज उसी को देखते हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको देखना है क्या, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो क्वेश्चंस की जरूरत है कि भाई एक तो जो आप लोगों का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ जब मिलता है तो आंसर क्या होना है कि
जैसे मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या का हमारे पास आंसर होना चाहिए, क्या, यानी कि व्हाट। अगर आप लोगों के पास व्हाट का आंसर आ रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर, तभी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारा आंसर क्या आया, जब मैंने आपसे पूछा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ा रहा हूं, इसका आंसर आया इंग्लिश। देखिए इंग्लिश आया आंसर व्हाट का, तो व्हाट का जब भी आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। एक बात हुई, किसे पढ़ा रहा हूं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो इट मीन्स इसे का आंसर भी अगर आप लोगों के पास आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि होम। अब हमारे सामने क्लियर ये हुआ है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो वर्ड्स की जरूरत है, और वो है हमारा एक व्हाट और एक whom। देखिए आई टीच इंग्लिश, आई टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर है। ये हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है। टीच अपने आप में एक्शन है या स्टेट है, टीच अपने आप में एक, सर कहोगे पढ़ाने का काम हो रहा है, तो ये अपने आप में एक एक्शन है, और एक्शन है तो वर्ब है। अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट या तो क्या के आंसर से, यानी कि व्हाट के आंसर से, या फिर इसे, यानी कि हुम के आंसर से। तो आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। तो बेटा यहां पर इंग्लिश जो है ये व्हाट का आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखिए आई टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश, यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वही हमारी वर्ब है। किसे पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ाता हूं, तो आप कहोगे सर द स्टूडेंट्स जो है ये आपका आंसर है, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, इंग्लिश पढ़ाते हो, तो सर ये भी दो दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में। हाँ बेटा, सभी वाक्य जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप कह रहे हो सर दोनों का ही हमें आंसर मिल रहा है, तो दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। और एक वाक्य में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है, तो व्हाट का जो आंसर देता है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और होम का आंसर दे वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है। अब बात आती है कि जो व्हाट का आंसर दे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर दे उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू गॉट इट। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स हुआ या इंग्लिश हुआ, तो आप बताओगे सर व्हाट का आंसर कौन सा दे रहा है, व्हाट का आंसर तो ये दे रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। होम का आंसर क्या दे रहा है, होम का आंसर हमें द स्टूडेंट्स दे रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है। तो ये बातें थी हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर की सेंटेंस के। इस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हैव यू गॉट इट। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपको। देखिए भाई, आगे अब देखते हैं हम एक, कि अगर हम एक सेंटेंस की बेसिक फॉर्म को, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें, इस स्ट्रक्चर को हम पार्ट्स में डिवाइड करें, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को जब देखते हैं कि उसको डिवाइड करने की बात हम करते हैं, तो उसमें दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तीन नहीं दोस्तों, दो पार्ट में। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। अब बात आती, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, जिसको आप कहते हो डूअर, यानी कि कर्ता। तो फिर प्रेडिकेट क्या होता है? डूअर को आप समझ गए हो अच्छे से, अब प्रेडिकेट को समझो। हमने कहा सीमा प्लेज क्रिकेट। अब यहां इसको हम ये देखें कि जो सीमा है ये हमारा क्या है, ये डूअर है, सब्जेक्ट है, यानी कि प्ले जो है वो एक वर्ब है, एक्शन है। क्रिकेट जो है वो आंसर किसका आ रहा है, क्या हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट है? सीमा प्लेज व्हाट, सीमा क्या खेलती है? आपका आंसर होगा सर क्रिकेट खेलती है। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमने देखा, तो मैंने कहा कि अगर एक बेसिक सेंटेंस को अगर हम तोड़ते हैं, उसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो पार्ट्स कितने होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया है, अब बात आती है प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट को जो भी एक्सप्लेनेशन मिले, यानी कि सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो है, इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, तो ये हमारी डूअर है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है कि सर प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब बात ये आती है कि जो प्रेडिकेट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि ये तो सर वर्ब है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है। तो भाई प्रेडिकेट की अगर हम बात करें, तो प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब हो सकती है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स हो सकता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब दो चीजें निकलकर आपके सामने आई जिनका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया। निकलकर जैसी जैसी चीजें आ रही हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो आया, एक तो अदर वर्ड क्या है, और एक ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखिए बेटा, अदर वर्ड का मीनिंग ये है कि अभी अभी हमने
पहले क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने दो वर्ड दिए, व्हाट और होम। इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर आपको मिलता है या दोनों का मिलता है तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मानते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं और वो व्हाट और whom का आंसर नहीं देते हैं, तो वही हमारे अदर वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी अभी हमने ये कहा कि सीमा प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा अभी अभी व्हाट का आंसर आया था, और ये व्हाट का आंसर अगर आया है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम वाक्य को ऐसा लिखें कि सीमा प्लेज वेल, तो ये देखिए, ये जो वर्ड है वेल, क्या ये वट और हुम में से किसी का भी आंसर दे रहा है? देखिए एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि सीमा प्लेज व्हाट, सीमा क्या खेलती है, क्या ये व्हाट का आंसर है? नहीं सर। सीमा प्लेज हुम, सीमा किसे खेलती है, आंसर है। तो जब ये व्हाट और हुम का आंसर नहीं है और यहाँ पर वर्ड है, उसी को अभी हमने क्या रखा है, अदर वर्ड की कैटेगरी में रखा है। और ये अदर वर्ड क्या है, ये आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों को समझ आ जाएगा, बता देंगे, डोंट वरी, मत करो, धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। ये अदर वर्ड है। हमने क्या बात की है कि अकेली वर्ब हो सकती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड हो सकता है। ये तीन बातें जो हैं अब तक क्लियर हो चुकी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर कोई वर्ड ना हो तो अकेली वर्ब रह सकती है, जैसे सी टीचेज, तो वो पढ़ाती है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये अकेली हमारी क्या रह गई, वर्ब है, हो गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अकेली वर्ब हो सकती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब प्लस अदर वर्ड, अभी हमने बात की थी कि ये क्या है, वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब बात आती है एक और बड़ा शानदार जो है वो टर्म है, जिसका नाम आया है हमारे सामने, क्या, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कभी कभी ऐसा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नो मोर कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक छोटी सी बात को मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जिस कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग हमने क्या लिखी, कॉम्प्लीमेंट। और जो आप सुनते हो कभी कभी, आपको सुनने को मिला होगा कि नो मोर कॉम्प्लीमेंट्स, वो एक अलग वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग होती है कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कभी कभी आप किसी की झूठी तारीफ भी कर देते हो तो वो आपको कह देता है नो मोर कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ये होता है जिसका मीनिंग होता है प्रेज करना। अब हम जब सेंटेंस के पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम इस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं या हम इस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं? तो भाई वो हम बात कर रहे हैं इस कॉम्प्लीमेंट के, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। इसकी बात हम सेंटेंस को लेकर के नहीं कर रहे हैं, इसका जिक्र कभी फिर आगे करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप यूज करते हो और कहाँ कहाँ आपको सुनने और देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट, पूरक।
यानी कि पूरक का अगर हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझे तो पूरा करने वाला। क्या पूरा करता है? मीनिंग को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा राहुल इज, और यहीं पर रोक दिया जाए, आपके दिमाग में एक सस्पेंस आएगा, सर राहुल इज, हाँ हाँ आगे बोलोगे क्या, और बोल कुछ रहा नहीं कि हमने यहाँ पर रोक दिया। तो इसका मतलब अभी इसका मीनिंग पूरा नहीं है। इसका मीनिंग पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे कि राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल इज अ डॉक्टर। अब आपने कहा कि हाँ सर अब जो है ना वो मीनिंग पूरा हुआ है, और वो मीनिंग किससे पूरा हुआ है? वो इस वर्ड से पूरा हुआ है। तो यहां पर जब जो वर्ड आ रहा है तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब बात आती है फिर एक समस्या की। क्या सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल बताया था। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड थे, क्या? व्हाट और whom। इन दोनों का आंसर आएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर हम यहां वट का आंसर लगा दें कि राहुल इज वॉट, राहुल क्या है, तो आंसर तो आ रहा है। तो अभी आप इसको कॉम्प्लीमेंट बता रहे हो। इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर समझोगे तो मुझे ये बताइए आप कि डॉक्टर जो है वो कौन है? तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे सर डॉक्टर जो है वो तो राहुल ही है, राहुल ही डॉक्टर है। इस बात का मीनिंग ये है कि जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड सब्जेक्ट ही हो तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह से आपको मिलेगा। कैसे? देखिए, जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते, जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो तरह से मिलेगा आपको। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने एक बात देखी कि मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड सब्जेक्ट ही हो तब वो हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या देखा है यहां पर? आपने ये देखा कि राहुल इज अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर तो राहुल ही है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड जो है वो दोस्तों सब्जेक्ट ही है, इसलिए इस वर्ड को हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी बात आती है तो सर फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहें? तो ऑब्जेक्ट को भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। एक वाक्य लिखा है छोटा सा, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। एक एक वर्ड को जो अब तक हमने देखा है उसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है भाई। सबसे पहले हमारा आता है वी।
क्या है ये? वी जो है आप कहोगे सर इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है यानी कि डूअर है। इलेक्ट जो है वो अपने आप में एक वर्ब है। हिम क्या है? फाइंड आउट करिए। व्हाट और हुम के आंसर से देखिए कि ये क्या है। वी इलेक्टेड, हमने चुना। किसे चुना? सर उसे चुना। किसे चुना? हिम को चुना। तो ये हुम का आंसर आ रहा है। हुम का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे ये बताइए प्रेसिडेंट कौन है? वो प्रेसिडेंट वी है या वो प्रेसिडेंट हिम है? आप कहोगे सर उसे प्रेसिडेंट चुना है तो जो प्रेसिडेंट है वो तो हिम ही तो है। अब ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है। इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए यूज नहीं होना है यहां पर। व्हाट का आंसर निकाल कर देखिए। वी इलेक्टेड व्हाट, क्या चुना? हमने क्या चुना? प्रेसिडेंट को चुना है। प्रेसिडेंट कौन है? हिम है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या है ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हैव यू गॉट इट? देखिए तो अब हमने कहा था कि प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली क्या वर्ब हो सकती है अकेली, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको प्रेडिकेट में देखने को मिले हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये प्रेडिकेट के हिस्से हैं। इज इट ओके? समझ आ रहा है? फर्स्ट क्लास है ये। तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सप्रेशन वो नहीं आ रहा हो जो आप समझना चाह रहे हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा आपके लिए भी और जो हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए भी। तो यहाँ तक की जो बेसिक बातें थी वो हमने की हैं, क्योंकि बेसिक से एडवांस की तरफ हमें जाना है जो एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें बेस ही तैयार करना होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका बेस, उसकी बेसिक फॉर्म्स हमें जाननी जरूरी होती हैं। अब हमने यहाँ पर एक सेंटेंस को देखा है। अब अगर हम आगे बात करें तो अभी हमारा सेंटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी देखिए अब हम बात करते हैं काइंड्स, यानी कि टाइप्स। किसकी? सेंटेंस की। सेंटेंस की। अभी हमने क्या पढ़े हैं? अभी हमने इसके केवल पार्ट्स पढ़े थे, ना कि टाइप्स पढ़ी हैं। अब देखिए इसके पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखा है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो इसकी टाइप्स को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। अच्छा दो तरह से क्या? एग्जाम्पल सुनिए। सबसे पहले मान लीजिए आप शोरूम में जाते हो और कपड़े खरीदते हो। वहां जब आप शोरूम में गए कपड़े खरीदने के लिए तो आप लोग क्या क्या चीजें जो है देखना चाहोगे, जो भी आप खरीदना चाहते हो? सर बहुत सारी चीजें। हाँ तो और काफी चीजें होती हैं देखने की ना भाई ना। आप वहां पर कपड़े खरीदने गए हो, और कपड़े खरीदने गए तो क्या और चीज नहीं देख सकते? देख सकते हो। चलो पॉइंट पे आते हैं। देखिए आप जो कपड़े खरीद रहे हो उसमें दो चीजें आप देखोगे। एक कपड़े की क्वालिटी, और एक ये भी तो देखोगे आप कि भाई वो दिखने में कैसा है। आप जब उसको अपने बॉडी पर डालोगे तो आपका आउटफिट कैसा होगा, यानी कि वो दिखेगा कैसा। दो चीजें हुई।
एक आपने उसकी आउटर ब्यूटी को देखा और एक आपने उसकी क्वालिटी यानी कि इंटरनल ब्यूटी को देखा। तो देखिए इसी तरह सेंटेंस को भी दो तरह से आप देखोगे, यानी कि जब भी आप सेंटेंस को देखोगे तो दो तरीके से देखोगे। एक ये देखोगे कि वो सेंटेंस अपने मीनिंग में कैसा है, या हमारा पर्पस क्या है उस सेंटेंस को लिखने का। और दूसरी बात है, आपने एक वाक्य देखा और आपने देख करके पता लगा लिया कि ये वाक्य ये है। तो दो तरह से देखिए, जो बेसिक है, जो मीनिंग के आधार पर है, वो होते हैं हमारे पांच। कौन कौन से होते हैं पांच, देखिए। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ है हमारा ओपटेटिव सेंटेंस। ये सारे के सारे जो हैं इस आधार पर हैं, ये है हमारे मीनिंग के आधार पर, इन्हीं को हम कह सकते हैं पर्पस के आधार पर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग टू पर्पस जो बेसिक हैं, आप हर जगह इनको पाओगे। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, यही जो है सेंटेंस ये बेसिक जो है मीनिंग के आधार पर या पर्पज के आधार पर आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, अभी हमने कोई टॉपिक तो उठाया ही नहीं है। ये पांच जो है ये पर्पज या मीनिंग के आधार पर है। इनमें आप लोगों को यही समझना है कि ये वाक्य जो है अपने मीनिंग में कैसा है, या इनको यूज करने का पर्पज कहाँ है, कि किस तरह किस सिचुएशन में कौन सा आपको सेंटेंस यूज करना है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि वो जो बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कहें या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कहें, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए वाक्य यानी कि सेंटेंस हमारे होते हैं तीन। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और हमारा थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये जो भी वाक्य हैं इनको सिर्फ और सिर्फ हमें देख करके पता लगाना है कि ये कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके सामने अगर चार पांच व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं, तो क्या आप उनको देख करके अंदाजा लगा सकते हो। मान लीजिए एक वकील खड़ा है आपके सामने, आपको नहीं पता कि उसकी क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें गुण है, क्या उसमें दोष है, लेकिन आप उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर पता लगा लोगे कि भाई ब्लैक कोट है, पैंट है, व्हाइट शर्ट है, टाई है, तो क्या है, ये लगता है कोई एडवोकेट है। यानी कि आपने सिर्फ देखा उसको, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने देख करके बता दिया कि भाई ये एडवोकेट है। कोई लेबर क्लास व्यक्ति आपके सामने दिख जाए, बेचारा पसीना पसीना हो रहा है, ठीक है, फटे हाल है, तो आप उसको देख करके अंदाजा एक्यूरेट लगा लोगे कि ये बेचारा कोई लेबर क्लास व्यक्ति है।
अच्छा, आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, क्या आप देख करके ये पता नहीं लगा लेते हो कि ये डॉक्टर है? यानी कि आप किसी डी ग्रुप वाले को तो हॉस्पिटल में सीधा गए और उसके पास नहीं चले गए कि जी मेरा इलाज कर दो, नहीं ना। आपको पता है डॉक्टर कौन है, आप देख करके पता लगा सकते हो कि ये डॉक्टर है। तो वही बात हमारी इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, कि एक तो वाक्य को देख करके उसकी फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर से आप लोग पहचान पाओ कि वो वाक्य है, और वो क्या है, या तो सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। एक आप मीनिंग की बात करते हो कि उसका मीनिंग क्या है, उसको समझना है आप लोगों को, कहाँ यूज करना है उस वाक्य को, तो वो हमारे असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव है। बताइए बात समझ आई है नहीं दोस्तों? तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स। अभी सेंटेंस के जो बेसिक्स हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि हम इनकी डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे हम अगली क्लास में। और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी आप लोगों को इसमें दिक्कत लगी तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। आपके लिए नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप, और धीरे धीरे हम इसको कैरी ऑन करेंगे। आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जानी पहचाने लोगों से भी इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बाकी बात करेंगे हम अगले क्लास में।